तो अमॉर्फस में जो है बाकी सेम है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। इसमें नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ चेन्स, कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ चेन नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अमॉर्फस में अमॉर्फस पॉलीमर्स अगर हैं तो 100% अमॉर्फस नहीं है, उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं क्रिस्टलाइन जोन्स होंगे बीच में, ठीक है। दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वो जो क्रिस्टलाइन रीजन है वो छोटे छोटे हैं, 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास। वो छोटे छोटे क्रिस्टलाइन रीजन, उनको क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको? उनकी वजह से क्या है इसमें? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर बड़े लंबे लंबे जैसे क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं उसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलेंगे। उसमें छोटे छोटे अमॉर्फस रीजन्स होंगे। यहाँ पे उल्टा है उससे। सो इरेगुलर चेन्स इरेगुलर है, जैसे मैंने ऐसे यहाँ बनाने की कोशिश की है, हर कैसे जैसे तैसे में भी है। इरेगुलर चेन्स मूव अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। व्हेन पॉलीमर आर पुश्ड और पुल्ड, जब उनको हम खींचेंगे या दबाएंगे। सो दे आर फ्लेक्सिबल, इसलिए ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, या इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लो रेजिस्टेंस टू हीट, मीन्स अगर ये गर्म करूं मैं इनको तो पहले टफ होंगे, फिर सॉफ्टन होंगे एट हाई टेम्परेचर, और सॉफ्ट होते रहेंगे और बाद में क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। सो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सिमिलरली अमॉर्फस पॉलीमर्स का भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और जनरली ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी। इससे उल्टी करेक्टरिस्टिक्स जिनकी होंगी वो क्रिस्टलाइन है, वो आपको असाइनमेंट है। इससे जस्ट उल्टा होगा, रिवर्स ऑफ अमॉर्फस, ठीक है। और इनमें उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, तो इनमें क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पैकिंग। क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पैकिंग। इसके बाद आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। तो आपने वो तैयार करना है अपने आप। इसके बाद आता है आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन में, फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर्स इन पॉलीमर, ठीक है। फंक्शनलिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि मोनोमर जो है वो बाई फंक्शनल होना चाहिए, तभी पॉलीमराइजेशन होगी। मोनो फंक्शनल नहीं होना, मतलब एटलीस्ट उसमें कितने होने चाहिए? 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो सके अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। अगर किसी मोनोमर को रिएक्ट करके पॉलीमर बनाना है तो उसमें मिनिमम कितने फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए? 2। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाई फंक्शनल। है क्या फंक्शनलिटी की डेफिनेशन? नंबर ऑफ बॉन्ड्स अ मोनोमर कैन फॉर्म। अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 है तो 2 बना सकता है, 3 है तो 3 बना सकता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अ मोनोमर कैन फॉर्म विद अदर मोनोमर्स, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर। एफ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू 2 अगर है तो ये बाई फंक्शनल है। जैसे ये इथीन का मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड इस सी के साथ इधर को बनाएगा, दूसरा इस सी के, ये बॉन्ड टूट जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। या इथाइलिन डाइग्लाइकोल है, OH OH, 2 OH ग्रुप है। एफ ट्राई फंक्शनल अगर है, जैसे ग्लिसरॉल है, OH OH OH, 3 ग्रुप है इसमें, तो इसकी फंक्शनलिटी कितनी है? 3। इस तरह से किसी के पास 4 है तो 4 होगी। फिर आता है फंक्शनलिटी प्रिंसिपल। फंक्शनलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? फॉर पॉलीमराइजेशन टू टेक प्लेस टू अकर, मोनोमर मस्ट बी एट लीस्ट बाई फंक्शनल। मोनोमर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट बाई फंक्शनल। और फंक्शनलिटी कैसे कैलकुलेट? आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये और ये मोनोमर्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी फंक्शनलिटी निकालिए, या ऐसा बताइए कि ये पॉलीमराइज होंगे कि नहीं। तो आप उसकी फंक्शनलिटी निकालेंगे पहले, और अगर वो 2 है या 2 से ज्यादा है तो बाई फंक्शनल हो गया, बाई फंक्शनल से ज्यादा हो गया, यस पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस एंड पॉलीमर विल बी फॉर्म्ड। बट इफ इट इज लेस देन 2 you will say no polymerization will take place. Okay, how it is calculated? Let us see. देखिए, हम देखते हैं मेलोनिक एसिड और ग्लिसरॉल के बीच का रिएक्शन। यह है मेलोनिक एसिड CH2 COOH COOH प्लस
एक ग्लिसरॉल में CH2 CH CH2 3 OH लगे होंगे, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH। बस इतना आपने आगे क्या बना पॉलीमर वो नहीं लिखना, आपने इसको बैलेंस करना, जैसे मैंने बैलेंस की इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे और 2 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप कितने हैं 2 और इसके फंक्शनल ग्रुप कितने हैं 3। तो बराबर करने फंक्शनल ग्रुप, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। सो इसको 2 से और इसको 3 से, इसलिए इसके 3 मॉलिक्यूल इसके लगे और 2 इसके लगे, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। और तो मैं क्या बोलूँगा 3 मोल्स ऑफ मेलोनिक एसिड प्लस 2 मोल्स ऑफ किसके ग्लिसरॉल के। तो ये लिखा मैंने 3 मोल्स ऑफ मेलोनिक एसिड प्लस 2 मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल। टोटल मोल कितने हो गए 3 + 2 = 5 मोल्स। तो टोटल मोल निकाल लिए पहले। अब आपने टोटल मोल किसके निकालने हैं फंक्शनल ग्रुप के। इसमें कितने हैं 2 फंक्शनल ग्रुप में 3 मोल थे, 3 × 2 कितने आ गए 6 मोल इसके हो गए। और इसमें कितने हैं 3 OH 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 × 2 इसके भी कितने हो गए 6। सो टोटल कितना हो गया 6 + 6 = 12। कितने हो गए फंक्शनल ग्रुप के मोल्स 12। अब फंक्शनैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो 12 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स आउट टू बी 2.4। सिंस इट इज ग्रेटर देन 2 polymerization will take place. This is the answer. Polymerization will take place. Okay. Next example is of reaction between tricarboxylic acid, CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH. It is a tricarboxylic acid. अब ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए इसको बैलेंस करना है, तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH। अब मैंने कहा कि बाई फंक्शनल होना है तभी पॉलीमराइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखना अभी यहाँ पे निकलेगा क्या, मोनो फंक्शनल लिया है नहीं होगी, पर फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अब बैलेंस किया तो इसके 3 COH को बैलेंस करने के लिए इसको भी कितने चाहिए OH 3, तो इसमें 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, टोटल नंबर ऑफ मोल 4। अब फंक्शनल ग्रुप कितने हुए टोटल नंबर ऑफ मोल 3 इसके और 3 इसके, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 6। अब फंक्शनलिटी निकालिए। एवरेज फंक्शनलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4। सो 6 डिवाइडेड बाय 4 इट कम्स टू 1.5। सिंस द आंसर इज लेस देन 2, so no polymerization